हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और बच्चों, हम आज का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी स्टेट एनालिसिस का। इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू, आफ्टर दैट व्हाई आर यू यूज्ड, राइट। इसके बाद हम बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने पेपर्स में आए हुए हैं। तो बच्चों, माय नेम इज आशीष गुप्ता और आप सभी का स्वागत है मेरे ऑनलाइन पाठशाला वाई आशीष गुप्ता में। तो बच्चों, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आरएमएस वैल्यू होती क्या है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। तो बच्चों, आप ध्यान रखना कि आरएमएस वैल्यू की फुल फॉर्म होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और बच्चों, इसे हम सेकंड नाम से भी पुकारते हैं जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू। तो इसके तीन नाम हो गए। नंबर फर्स्ट, आरएमएस वैल्यू, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आफ्टर दैट द थर्ड नेम इज इफेक्टिव वैल्यू। So number first, we discuss what the RMS value in the DC circuits and in the AC circuit, right? So number first, the pure definition of the RMS value is the square root of the sum of squares of means of an alternating quantity, right? It means, for example, कि आप DC सर्किट में देखिएगा बच्चों, दिस इज द कैपिटल R, right, this is the constant value. After that, this is the capital R, this is the constant value, right, because current जो होती है AC सर्किट में या DC सर्किट में वो R के ऊपर डिपेंड होगी। आप हमेशा देखना कि जब आप DC सर्किट का यूज करें या AC सर्किट का यूज करें तो आपकी एक इक्वेशन यहाँ पे यूज होती है V इक्वल टू IR, राइट। ये बच्चों AC और DC दोनों में यूज होती है ये वाली इक्वेशन। और जहाँ पर Z आता है इम्पीडेंस, वो ओनली AC सर्किट में यूज होता है। तो आप ध्यान रखना कि जब किसी भी सर्किट में R एलिमेंट लगा होता है, राइट, R एलिमेंट जहां पर लगा होगा वहां पर आपकी हीट डेवलप 100% होगी। हीट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, राइट। ये आपका AC और DC सर्किट दोनों में ये इक्वेशन होगी। DC सर्किट में भी आई स्क्वायर आर टी और AC सर्किट में भी आई स्क्वायर आर टी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट की, क्योंकि हम यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का इसलिए लेके चल रहे हैं बच्चों क्योंकि आपकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वो हीटिंग के ऊपर डिपेंड होती है। अब वो क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है डीसी सर्किट के अंदर करंट आपकी कांस्टेंट होती है, राइट। करंट कांस्टेंट होगी तो बच्चों आपका हीट भी कांस्टेंट होगा। कैसे, क्योंकि जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होती है। क्लियर। सॉरी, यहाँ पे बच्चों ये माउस है तो माउस से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। आई स्क्वायर होते क्योंकि ये माउस से लिखता हूं मैं। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, आफ्टर दैट हीट प्रोपोर्शनल टू आर, राइट, एंड हीट प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर। तो आप हमेशा देखना डीसी के अंदर आपका टाइम कांस्टेंट होता है तो आपका आई कांस्टेंट होगी, आई कांस्टेंट होगी तो आपका आर भी कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर तो बेसिकली कांस्टेंट ही होता है, राइट। तो जिससे क्या होगा बच्चों, आपकी हीट कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे हम आरएमएस वैल्यू की बात ही नहीं करते। डीसी सर्किट में आपकी आरएमएस वैल्यू डिटरमाइन नहीं होती। क्लियर। अब एसी सर्किट की बात करते हैं तो एसी सर्किट में जो आपका आर एलिमेंट है, राइट, ये आपका हीट डेवलप करेगा। जब आप एसी सर्किट में आर एलिमेंट हीट डेवलप करता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एसी सर्किट कंटिन्यू चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द लोड। जब आपका लोड चेंज होगा तो एसी सर्किट की वेवफॉर्म, साइनसॉइडल वेवफॉर्म भी चेंज होगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इन एसी सर्किट करंट इज नॉट कांस्टेंट, राइट, एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ टाइम एंड टाइम इज वेरिंग। आपका टाइम भी कांस्टेंट नहीं होता एसी सर्किट में, ना एक करंट कांस्टेंट होगी। इसका मतलब क्या है कि यदि आपका करंट वेरी कर रही है और टाइम वेरी कर रहा है तो आपकी हीट भी वेरी करेगी। और आपको पता है बच्चों, जब हीट वेरी करती है या कभी आपकी हीट अप हो गई कभी डाउन हो गई तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, स्पार्किंग ज्यादा डेंजरस होती है, स्पार्किंग जनरेट होती है। आप खुद देख लेना कि जो डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट के अंदर स्पार्किंग कम जनरेट होती है। वाई, क्योंकि डीसी सर्किट के अंदर आपकी करंट और टाइम दोनों कांस्टेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपकी हीट कांस्टेंट होगी, सही। जिससे क्या होगा कि जब हीट आपकी कांस्टेंट होती है तो इसके अंदर लॉसेस और स्पार्किंग कम जनरेट होती है अकॉर्डिंग देन एसी सर्किट। बट एसी सर्किट के अंदर क्या होता है बच्चों, टाइम और करंट कंटिन्यू चेंज होती है, जिसकी वजह से आपका हीट चेंज होगी। जैसे साइनसोइडल जब मैक्सिमम होगा तो आपकी हीट मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसमें करंट ज्यादा है, मैक्सिमम करंट है ना। जब साइनसोइडल माइनस साइकिल में आएगी तो इसमें टाइम आपका
जो आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो क्रिएट होगी, जिससे आपको करंट कम मिलेगी, आपकी हीट कम होगी। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे हीट आपकी कंटिन्यू चेंज होती है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक नॉर्मली बता देता हूँ कि साइनसॉइडल में कैसे, कि देखना जब आप यूज करते हो दिस इज द साइनसॉइडल वेव फॉर्म, राइट। तो बच्चों दिस इज द, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है -Vm, और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है Vm, है ना। तो आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं करंट Im, राइट, एंड दिस इज द -Im। बट एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे R एलिमेंट लगा हुआ है, तो R एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये जो करंट की मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना जहां पर आप R एलिमेंट यूज करते हो तो वहां पर ये होता है कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है। बट यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यूज कर रखा है, एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब साइनसॉइडल वेवफॉर्म एक साइकिल में क्रिएट होती है तो आपको एक बार मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वन टाइम आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो जिससे क्या होता है बच्चों, जब करंट आपकी अप डाउन होती है तो हीट भी आपकी कंटिन्यूस अप डाउन होती है, जिससे क्या होता है बच्चों, इसमें स्पार्किंग होने का डर रहता है, राइट। तो इस स्पार्किंग को कम करने के लिए हम RMS वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, कि जिससे आपको ये पता चल जाता है कि जब हम यहाँ पे मशीन्स के अंदर ये कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं या मशीन की साइनसॉइडल वेवफॉर्म ऐसे क्रिएट हो रही है, तो इससे क्या होगा, आप उसकी RMS वैल्यू को डिटरमाइन करके वहां पे करंट और वोल्टेज की वो वैल्यू को रख सकते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, आपकी हीटिंग इफेक्ट, आपका हीटिंग को आप कम कर सकते हो। हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जब भी आप कोई एसी सर्किट बनाओ तो हमारा जो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है एसी सर्किट के अंदर वो अप्रोक्सीमेटली डीसी सर्किट के इक्वल हो जाए, क्योंकि डीसी सर्किट के अंदर हीटिंग इफेक्ट कांस्टेंट होता है। और आपको पता है कि जब कोई मशीन कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो वो ज्यादा अच्छी होती है देन वेरिंग स्पीड। जब कोई मशीन वेरिंग स्पीड से चलती है तो उसके अंदर लॉसेस ज्यादा क्रिएट होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूअस आपकी स्पीड वेरी कर रही है, कभी हाई हो रही है कभी लो हो रही है, जिससे क्या होता है कि मशीन के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो जल्दी डैमेज हो जाएंगे। सही, फॉर एग्जाम्पल एसी की बात करते हैं तो एसी के अंदर जो कंप्रेशर होता है उसकी लॉन्ग टाइम, उसे जो आपका कंप्रेशर होता है उसे आप ज्यादा टाइम यूज करने के लिए आप उस एसी को स्टेबलाइजर से जोड़ते हो। क्यों जोड़ते हो बच्चों, क्योंकि आपको पता है आपका 240 वोल्ट या 230 वोल्ट सिंगल फेज में रहता है, बट वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है, राइट, अकॉर्डिंग टू द साइनसॉइडल वेवफॉर्म, राइट। आपने देखा होगा कि जब आप एसी लगाते हो तो स्टेबलाइजर क्यों लगाते हो, ये आपका एसी की वेवफॉर्म हो गई, राइट। तो जब आपका लोड चेंज होगा तो एसी की वेवफॉर्म भी चेंज होगी, तो 240 से आपका 220 हो जाएगा, 240 से आपका 260 हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि आपकी कंटिन्यूअस वोल्टेज चेंज होगी तो करंट भी चेंज होगी इन अकॉर्डिंग टू दी एसी, राइट। जिससे क्या होता है कि यदि आप कुछ पैरामीटर्स या कुछ मशीन्स आप यूज नहीं करोगे, जैसे स्टेबलाइजर जो वोल्टेज को कंट्रोल करता है ना, तो क्या होगा बच्चों, एसी का जो कंप्रेशर है वो आपका जल्दी खराब हो जाएगा। तो स्टेबलाइजर हम एसी में हम स्टेबलाइजर को इसलिए जोड़ते हैं जिससे आपकी एसी का कंप्रेशर की टाइमिंग लॉन्ग हो जाए, वो ज्यादा अच्छा चले, क्योंकि जब कोई मशीन चलती है तो वो कांस्टेंट स्पीड से चले तो वो ज्यादा अच्छा है, वेरिंग स्पीड आपके लॉसेस क्रिएट कर देती है, सही है। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना कि जो RMS वैल्यू होती है बच्चों वो ओनली हीटिंग इफेक्ट के ऊपर होती है और एवरेज वैल्यू ओनली चार्ज ट्रांसफर पे होती है। हमारा मेन मोटिव वही होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हीटिंग इफेक्ट और चार्ज ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है, एसी और एवरेज। मैं थोड़ा यहाँ पे ये डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जब हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो इसमें हम चार्ज ट्रांसफर की क्यों बात करते हैं, और जब हम हीटिंग इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे RMS वैल्यू की क्यों बात करते हैं। क्योंकि मैंने आपको एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब कोई भी ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म गिवन है, मान लीजिए ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म गिवन है, राइट, तो यदि आपको इसका एवरेज वैल्यू निकालनी है, V एवरेज या I एवरेज निकालना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब कोई वेवफॉर्म सिमेट्रिकल होगी तो वो केवल हाफ वेव के लिए यूज होगा, क्योंकि बच्चों ये है सिमेट्रिकल, है ना। ये थोड़ा मैं सही से रेडी कर देता हूँ वेवफॉर्म को, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं दिख रही है। सिमेट्रिकल का मतलब यह है कि जहां पर प्लस टर्मिनल प्लस साइनसॉइडल वेवफॉर्म माइनस साइनसॉइडल वेवफॉर्म के इक्वल होगी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल। तो जब भी कोई साइनसॉइडल वेवफॉर्म सिमेट्रिकल होती है तो वहां पे आप क्या करते हो बच्चों, 0 से पाई तक उसका एरिया लेते हो। तो एवरेज वैल्यू क्या करती है, एरिया को डिटरमाइन करती है।
एरिया का मतलब चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि बच्चों मैं बता दूं यहाँ का चार्ज ट्रांसफर ज्यादा होगा और यहाँ का चार्ज ट्रांसफर कम होगा, क्योंकि बच्चों ये वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वोल्टेज ये करंट की मिनिमम वैल्यू मिलती है, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू आई एम, सही, और दिस इज द मिनिमम वैल्यू माइनस आई एम, है ना। तो यहाँ पे माइनस साइकिल में जो क्रिएट होता है चार्ज ट्रांसफर चेंज होगा और प्लस साइकिल में चार्ज ट्रांसफर ज्यादा होगा। यदि आपने इससे पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, तो जब हम 0 से पाई तक की वैल्यू निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आया था बच्चों, 2Vm अपॉन पाई। क्लियर। जब आपने पाई से 2 पाई के बीच की वैल्यू निकाली थी तो इसका आंसर आया था माइनस के 2Vm अपॉन पाई। और जब आपने इन दोनों को जोड़ा था तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 आई थी। आप देखना कि प्लस चार्ज ट्रांसफर ज्यादा होता है और माइनस चार्ज ट्रांसफर कम होता है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे केवल एक ही प्लस टर्मिनल या माइनस टर्मिनल की चार्ज ट्रांसफर की बात करते हैं, इसलिए एवरेज वैल्यू ओनली चार्ज ट्रांसफर पर ही फॉलो होगा, राइट। क्लियर है कि आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ पे हमने चार्ज ट्रांसफर क्यों लिया, यहाँ पे हमने जो हीट डेवलप क्यों नहीं करी, क्योंकि हीट डेवलप की बात होती है तो इट इज कॉल्ड आरएमएस, चार्ज ट्रांसफर की बात होगी तो इट इज कॉल्ड एवरेज। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे आप एसी की बात करते हैं, आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं, तो आरएमएस वैल्यू हमेशा एक कंप्लीट साइकिल के लिए यूज होती है, सही है, एक कंप्लीट साइकिल, इट इज कॉल्ड आरएमएस। यदि आपको यहाँ पे साइनसोइडल वेवफॉर्म का आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, इसका टाइम पीरियड होगा 0 से 2 पाई, राइट। तो इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो एवरेज वैल्यू होती है वो केवल हाफ साइकिल की होती है, क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं सिमेट्रिकल पार्ट, इसके अंदर आपका एक कंप्लीट साइकिल की आप आरएमएस वैल्यू निकालते हो, तो आप इसका देखना, इसका भी चार्ज इक्वल होगा, इसका भी चार्ज इक्वल होगा। कैसे, क्योंकि जब आप किसी भी मशीन को आर से जोड़ोगे, जब आप किसी भी मशीन को बच्चों आर से जोड़ते हो, ये आर हो गया आपका, तो राइट, ये आपका वी, ये आपका आई, तो बच्चों आई और वी आपका चेंज होगा, मतलब आई आपका यदि प्लस में है तो आने वाले टाइम में माइनस में भी जाएगा, बट आर आपका कांस्टेंट होगा, राइट। तो जो हीट डेवलप होती है वो आर के हिसाब से होगी, आई स्क्वायर आर टी, राइट। तो हीट जो है वो आर के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि प्लस टर्मिनल की हीट और माइनस टर्मिनल की हीट दोनों इक्वल होंगी, बट चार्ज ट्रांसफर दोनों का अलग होगा। इसका चार्ज ट्रांसफर ज्यादा होगा प्लस टर्मिनल का, और माइनस टर्मिनल का चार्ज ट्रांसफर कम होगा, माइनस के 2Vm अपॉन पाई। जिससे क्या होता है कि जब आप दोनों चार्ज ट्रांसफर को जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, कांस्टेंट बिल्कुल 0 हो जाएगी, इसका तो कोई चार्ज ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। इसलिए हम जब कोई भी वेवफॉर्म सिमेट्रिकल होती है तो वहां पे हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, और यहाँ पर हम हीट की बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये होता है कि डीसी सर्किट के अंदर हीट कांस्टेंट होती है, एसी सर्किट के अंदर हीट वेरी करती है। तो यदि इन दोनों साइन, प्लस साइन और माइनस साइन की हीट इक्वल हो जाए तो आप इसे डीसी सर्किट के इक्वल मान सकते हैं, मतलब जो हीट इसमें डेवलप हो रही है प्लस टर्मिनल में और जो हीट माइनस टर्मिनल में इक्वल हो रही है, डेवलप हो रही है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं, राइट। जो हीट प्लस टर्मिनल में डेवलप हो रही है और जो हीट माइनस टर्मिनल में डेवलप हो रही है, इन दोनों की हीट सपोज इक्वल है तो बच्चों आप इसे डीसी सर्किट के इक्वल मान सकते हो, राइट, क्योंकि वन साइकिल की हीट हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। इसलिए आप हमेशा देखना कि जब भी आप आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो एक कंप्लीट साइकिल की लेते हो, और जब आप एवरेज वैल्यू निकालते हो तो हाफ साइकिल की लेते हो, राइट। तो वो हम अब आगे क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इन आरएमएस वैल्यू एसी करंट इज नॉट कांस्टेंट वैल्यू रेदर देन इट इज वेरिंग विद द टाइम, राइट। क्लियर बच्चों। तो अब इसके अंदर बात आती है नेक्स्ट कि आरएमएस वैल्यू आपको पता चल गई होती क्या है। बेसिकली आरएमएस वैल्यू डिफाइंड एज द रूट स्क्वायर या द स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मीन्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। क्लियर, दिस इज द आरएमएस वैल्यू। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जो आरएमएस वैल्यू होती है वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर क्रिएट होती है। ये वेवफॉर्म जो होगी वो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करेगी, इट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। क्लियर, तो वो मैं आपको समझा चुका हूं। और नंबर सेकंड पॉइंट क्या होगा बच्चों कि आप आरएमएस वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन करते हो, इसका मेन मोटिव क्या है, जो कि जब कोई भी डेरिवेशन आप करते हो तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है,
जब आपने एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन किया था तो आपको ये पता है कि जब हमने किसी भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म का एवरेज निकाला तो सबसे पहले हमने उसमें देखा कि ये सर्किट या ये वेवफॉर्म सिमेट्रिकल है या नहीं है। सिमेट्रिकल है तो हमने हाफ वेव का यूज करा 0 से पाई तक, यदि सिमेट्रिकल नहीं है तो 0 से 2 पाई तक यूज करा, जो हमने पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, राइट। उसके अंदर भी हमने देखा था कि जो चार्ज ट्रांसफर है वो एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज का इक्वल होना चाहिए। दिस इज द मेन मोटिव ऑफ एवरेज वैल्यू। इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर हम हीट की बात करते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना जो हीट है यहाँ पे, तो आप हीट जो डेवलप हो रही है वो एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों के इक्वल होने चाहिए। ये आपका मेन मोटिव होता है आरएमएस वैल्यू का, जिससे आप सर्किट को स्टडी स्टेट लेके आ सकते हो। स्टडी स्टेट मीन्स कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू तभी मिलेगी जब एसी सर्किट की जो हीट डेवलप हो रही है वो डीसी सर्किट की हीट के इक्वल हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट का मतलब डीसी सर्किट, राइट। इट इज द मेन मोटिव ऑफ आरएमएस वैल्यू। क्लियर बच्चों। अब नेक्स्ट हम ये कैसे लेके आते हैं, तो आप हमेशा ध्यान रखना आपकी हीट डेवलप एसी सर्किट और डीसी सर्किट की तभी होगी जब एसी और डीसी सर्किट का जो टाइम पीरियड है वो सेम होना चाहिए और जो कैपिटल आर है, राइट, इसकी वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है डीसी और एसी सर्किट के अंदर हम V = IR यूज करते हैं, राइट। तो यदि ये R इक्वल होगा एसी और डीसी सर्किट में तो आप आराम से हीट को कांस्टेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द एसी एंड अकॉर्डिंग टू द डीसी। तो आरएमएस वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आपको दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। पहला फर्स्ट आपका ध्यान में रखना होगा सेम टाइम पीरियड एंड इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर। तो आपने ध्यान रखा क्योंकि आपका टाइम पीरियड इक्वल होगा तो करंट आपकी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जब टाइम वेरी करता है तो साइनसॉइडल वेवफॉर्म वेरी करेगी, करंट या वोल्टेज की वेवफॉर्म वेरी करेगी, जिससे क्या होगा बच्चों, आपका हीट डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, हीट आपकी कंटिन्यूस चेंज होती रहेगी। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, लॉसेस और स्पार्किंग को कम करने के लिए हमारा हीट कांस्टेंट जनरेट हो। क्लियर। तो बच्चों अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि बेसिक फॉर्मूला जो ये पेपर में आते हैं, तो अब हम बात करेंगे कि क्या मोटिव है हमारा डीसी और एसी सर्किट में आरएमएस वैल्यू का। तो आप यहाँ पे देखना, जब आप डीसी सर्किट की बात करेंगे तो आपका पावर का फॉर्मूला होता है P DC = I²R, राइट। इसके बाद आप देखना जो आपकी हीट होती है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है W DC, दिस इज द हीट पावर या हीट डेवलप इन डीसी सर्किट = I²RT। डीसी सर्किट की पावर कितनी होती है, I²R होती है। डीसी सर्किट की हीट कितनी होती है, I²RT होती है, क्योंकि वो टाइम के ऊपर डिपेंड है। तो बच्चों डीसी के अंदर टाइम कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, तो R कांस्टेंट हो गया, सही है। T और I कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका W, आपका हीट आपकी कांस्टेंट हो गई। क्लियर। अब आप एसी सर्किट की बात करेंगे तो एसी सर्किट में भी बच्चों हमने वैल्यू इक्वल ली हुई है। आप देखना कि जो यहाँ पर I² है वो यहाँ पर हमने I² लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हमारा एसी सर्किट की हीट डेवलप डीसी सर्किट के इक्वल हो जाए, सही। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, PDC और PAC, WDC और WAC, जिससे आप अपनी आरएमएस वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। हमारा मेन मोटिव जो आरएमएस वैल्यू का यही होता है कि जब हम डीसी सर्किट या एसी सर्किट की हम आरएमएस वैल्यू निकालें तो दोनों की वैल्यू इक्वल आए। अब बात करते हैं कि सर आपने तो ये कहा था कि हम डीसी सर्किट की आरएमएस वैल्यू नहीं निकालते। बच्चों नहीं निकालते जब वो कांस्टेंट होती है। अब मैं आपको यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि आप हमेशा देखना आपकी डीसी वेवफॉर्म दो टाइप की होती हैं। पहला आपकी कांस्टेंट या आपकी डीसी सप्लाई है, बट ये आइडियल है, ऐसी डीसी सप्लाई होती नहीं है, ये आइडियल कंडीशन होती है, राइट, सही है। और डीसी सप्लाई को आप नहीं बना सकते क्योंकि डीसी सप्लाई को बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी बहुत डिफिकल्ट होती है। आप डीसी सप्लाई को लॉन्ग ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हो। तो जैसे ये एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई के बाद यहाँ पे हमने लगा दिया डायोड, है ना, ये डायोड हो गया आपका डी। तो जब आप डायोड लगाते हो तो एसी सप्लाई को डायोड डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, मतलब टू फेज की मशीन को एक फेज में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जब एसी सप्लाई को जब डायोड डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करे तो इन दोनों का टाइम पीरियड और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होनी चाहिए। जो वेवफॉर्म ये 0 से पाई तक जा रही है, इक्वल रेंज ऑफ टाइम एंड मैग्नीट्यूड, वही वेवफॉर्म आपकी डीसी में जाए 0 से पाई तक, इक्वल रेंज ऑफ टाइम एंड मैग्नीट्यूड, दोनों की वेवफॉर्म इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। दिस इज द एसी
एंड दिस इज द डीसी। सॉरी थोड़ा छोटा बन गया क्योंकि बच्चों में माउस से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा डायग्राम बनाने में डिफिकल्ट हो जाता है। तो बस टाइम ये ध्यान रखना कि 0 से पाई तक और ये भी 0 से पाई तक ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ये आपका क्या होगा बच्चों, आपकी हीट कांस्टेंट होगी। हीट कांस्टेंट होगी तो लॉसेस क्रिएट नहीं होंगे। आप देखना जब आप किसी भी थिंग को सेकंड थिंग में कन्वर्ट करते हो या जब एसी को आप डीसी में कन्वर्ट करते हो तो बच्चों लॉसेस बहुत ज्यादा क्रिएट होते हैं। जब आप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो बच्चों इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है, बहुत ज्यादा लॉसेस क्रिएट होते हैं। स्टेप डाउन के अंदर आपके लॉसेस कम क्रिएट होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेप अप। स्टेप अप पे आपके ज्यादा लॉसेस क्रिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चों लो वैल्यू को हाई वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है तो वहां पे क्या होता है, हीट लॉसेस ज्यादा होंगे, नॉइस ज्यादा डेवलप होगी, राइट। तो हम बच्चों ऐसा कंपोनेंट यूज करें या हम ऐसा डेरिवेशन करें जिससे जब कोई वेवफॉर्म एसी की वेवफॉर्म अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म डीसी में कन्वर्ट हो तो दोनों की हीट इक्वल होनी चाहिए 0 से पाई तक या पाई से 2 पाई तक। जिससे क्या होगा बच्चों, आपके लॉसेस कम क्रिएट हो जाएंगे, आपके लॉसेस बहुत कम क्रिएट होंगे, राइट। क्लियर बच्चों? तो ये आपका मेन मोटिव होता है आरएमएस वैल्यू का। तो क्लियर हो गया यहां तक। इसके बाद हम बात करेंगे कि आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन कि आप, अब बात ये आ गया, हमने पहले क्या डिस्कस करा बच्चों कि व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू एंड व्हाई आर यू यूज्ड, हम क्यों यूज करते हैं। अब बच्चों बात आती है कि इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आता है, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा। तो हम अब उसकी बात करते हैं कि इसका डेरिवेशन क्या है। तो अब जो आपका टॉपिक शुरू हुआ है उसका नाम है द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सही। तो बच्चों ये आपके साइनसॉइडल वेवफॉर्म क्रिएट हो रही है। तो आप यहाँ पे देखना 0 से पाई और पाई से 2 पाई ये दोनों वेवफॉर्म इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। सही है, देखना दिस इज द इक्वल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है बच्चों, यदि इन दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, राइट, तो इन दोनों की हीट 0 से पाई की हीट और पाई से 2 पाई की हीट दोनों की हीट इक्वल होगी। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो वन साइकिल है प्लस और माइनस इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, राइट। और आप देखना, आप हमेशा देखना 0 से पाई और पाई से 2 पाई दोनों का टाइम पीरियड एक सही होगा। जस्ट यहाँ पे भी आप t/2 ले सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे आपका टोटल टाइम पीरियड यदि आपका t है, राइट, टोटल टाइम पीरियड t है तो 0 से पाई तक का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बच्चों, t/2 है ना। और पाई से 2 पाई का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t/2। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो टाइम पीरियड आपका सेम होना चाहिए और जो कैपिटल आर है इसकी वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, जिससे आप आरएमएस वैल्यू को आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना, राइट। तो अब हम यहाँ पे डेरिवेशन की और बढ़ते हैं। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि आपकी स्मॉल आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू और टी आपका टाइम। अब ये मैं आपको सेकंड लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब आपका टॉपिक शुरू हुआ था इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि अब हमने क्या करा सबसे पहले कि जब आपकी 0 से पाई तक एक वेवफॉर्म क्रिएट हुई, वन अल्टरनेशन क्रिएट हुआ 0 से पाई तक, तो इसे हमने छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया कि मीन्स 1 सेकंड पर आपकी I1 क्रिएट हुई, 4 सेकंड पर आपकी I4 क्रिएट हुई जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, है ना। या आपकी 1 पे आपकी I1 क्रिएट हुई, 4 पर आपकी I4 क्रिएट हुई, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, और एंड टाइम पर आपकी IN क्रिएट हुई। क्योंकि बच्चों आप हमें हमेशा देखना ये वेवफॉर्म यहाँ 0 से पाई/2 तक इंक्रीज हो रही है तो करंट भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, पाई/2 से पाई तक डिक्रीज हो रही है तो करंट भी डिक्रीज होगी। बट आपका एसी फंडामेंटल क्या कहता है कि 0 से पाई/2 और पाई/2 से पाई तक दोनों की करंट इक्वल होनी चाहिए। मीन्स 0 से पाई/2 तक जो टाइम लग रहा है वही टाइम पाई/2 से पाई तक लगना चाहिए। इट इज कॉल्ड इट इक्वल रेंज ऑफ हीट डेवलप। आप आराम से मशीन को कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 0 से पाई/2 तक आपकी हीट ज्यादा डेवलप हो गई, राइट, 0 से पाई/2 तक, पाई/2 से पाई तक जब सर्किट डाउन हो रहा है, ये सर्किट डाउन हो रहा है तो ये इसके अंदर हीट बहुत कम डेवलप हुई तो आपका सर्किट डैमेज हो जाएगा, आपकी साइनसॉइडल वेवफॉर्म डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी मशीन के अंदर। सही है। तो हमारा मेन मोटिव ये होता है कि जब भी आपकी 1 साइकिल आपकी क्रिएट हो तो हर पार्ट इसका इक्वल हो। इसलिए हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी विल बी कांस्टेंट 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब ही यही है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो आपकी साइनसॉइडल वेवफॉर्म की हर पार्ट आपका कांस्टेंट होगा, इसलिए आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू कांस्टेंट होगी। मींस जो आपकी यहाँ पे I1 है 1 सेकंड पर,
I4 के बाद जो यहाँ पे करंट फ्लो होगी 5 या 6 पर, ये दोनों इन दोनों के इक्वल होंगी। देखना जैसे ये जो मैग्नीट्यूड है ये बच्चों इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला, चलो हम इसे मान लेते हैं, सही है। जो करंट यहाँ पे जा रही है, मान लीजिए ये करंट यहाँ जा रही है, तो ये जो मैग्नीट्यूड है, जो करंट ये नीचे जा रही है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, जिससे क्या होगा बच्चों, इक्वल रेंज ऑफ हीट डेवलप होगी और मशीन के अंदर आपको कंपोनेंट्स लगाने नहीं पड़ेंगे हीट को कम करने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए, राइट। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों मशीन को रेडी करने का, क्योंकि जब आप वोल्टेज सप्लाई देते हो तो कंटिन्यू चेंज होती है, तो आपकी वेवफॉर्म भी चेंज होगी। तो बच्चों हम कुछ ऐसे डेरिवेशन करते हैं या कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लगाते हैं जिससे आपका क्या हुआ है, आपका साइनसॉइड क्या हो बच्चों, आपका साइनसॉइडल वेवफॉर्म कांस्टेंट हो जाए, है ना। जिससे क्या होता है बच्चों, आपके लॉसेस और हीट आपके कम डेवलप होते हैं, बहुत कम डेवलप होते हैं, जिससे मशीन आपकी लॉन्ग टाइम तक चल सकती है। तो बच्चों हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन कहता है इसका, इन दिस फिगर वन अल्टरनेशन डिवाइडेड इनटू इक्वल एन पार्ट्स एंड लेट बी द मिड ऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों इसके, I1 I4 In, राइट। ये हमेशा ध्यान रखना, I1 I2 I3 In, इट्स द मिड ऑर्डिनेट्स ऑफ दिस 0 to पाई साइनसॉइडल वेवफॉर्म, क्लियर। और t जो है बच्चों टोटल टाइम है 0 से 2 पाई तक, सही। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। तो अब हमने कहा, अब यहाँ पे हमने बात करी कि हीट डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरवल, कौन सा होगा बच्चों फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल कौन सा होगा आपका, फर्स्ट इंटरवल होगा 1। यहाँ पे 1 टाइम पर आपकी I1 करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे हीट डेवलप कितनी होगी, I1 स्क्वायर RT, क्लियर। बस यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी आप बच्चों डेरिवेशन करें RMS वैल्यू का, तो इसके अंदर आपको दो थिंग्स आपको ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, कैपिटल R। नंबर सेकंड, जो टाइम पीरियड है कैपिटल T, वो इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, रेजिस्टेंस एंड टाइम दोनों सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हमने RMS वैल्यू को डिराइव करने के लिए टाइम और रेजिस्टेंस को हमने इक्वल ले रखा है, बट आपकी करंट चेंज हो रही है, सही। तो आप यहाँ पे देखना कि जब आपकी हीट डेवलप हुई फर्स्ट इंटरवल में, तो यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो जाएगी, I1 स्क्वायर R मल्टीप्लाई क्रॉस T अपॉन N जूल्स। देखना I1 स्क्वायर R मल्टीप्लाई T अपॉन N जूल्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था बच्चों कि R और T ये दोनों कांस्टेंट है, सेम टाइम पीरियड है, तो ये आपको सेम लेना पड़ेगा। बट आपको I1 I2 I3 ये डिफरेंट लेना है, बिकॉज एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपकी करंट आपकी डिफरेंट होगी। बट आपने देखा 0 से 2 पाई तक टाइम पीरियड सेम है, कैपिटल T, तो हम यहाँ पे कैपिटल T की बात करते हैं, राइट। और जो स्मॉल n है बच्चों, वो टोटल पार्ट्स हैं 1 से लेके n तक, तो यहाँ पे हमने टोटल n ले लिया, सही है। क्यों, क्योंकि आपके बच्चों वेवफॉर्म ये होती है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ वेवफॉर्म आपकी ये है। तो जब आप इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालोगे तो इसे बीच में से तोड़ोगे, है ना, बीच में से इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू में एक पर्टिकुलर टाइम पर जो करंट होती है, इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो टोटल इसके कितने पार्ट्स हैं बच्चों, टोटल इसके पार्ट्स हैं कितने, मिड ऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल n, 0 से लेके स्मॉल n, 1 से लेके स्मॉल n। तो बच्चों ये स्मॉल n क्या है, मिड ऑर्डिनेट्स ऑफ द करंट I1 I2 I3 I4 I5 In, है ना। तो इसलिए आपका टोटल फॉर्मूला ये आता है इसके अंदर, I1 का स्क्वायर R मल्टीप्लाई T अपॉन N। अब हम सेकंड की बात करते हैं कि हीट डेवलप जब होती है ड्यूरिंग सेकंड इंटरवल पर, तो कितनी होगी बच्चों, I2 का स्क्वायर R मल्टीप्लाई T अपॉन N जूल्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं n इंटरवल की, कि जब हीट डेवलप होती है n इंटरवल पर, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे I n का स्क्वायर R मल्टीप्लाई T अपॉन N। देखा आपने, यहाँ पे आपका R हमेशा हर वैल्यू पर R कांस्टेंट है, हर इंटरवल पर R कांस्टेंट है, और T आपका सेम है, राइट। R और T दोनों की वैल्यू सेम है, बट N आपका सेम होगा, वाई, क्योंकि आप वैल्यू ले रहे हो 0 से पाई, और 0 से पाई पर कितने इंटरवल हैं, 1 से लेके n तक, तो टोटल टाइम दिस इज द n, क्लियर, राइट। तो ये फंडा क्लियर हो गया। अब बच्चों हम इसका डेरिवेशन करते हैं, अब हम इसका फॉर्मूला बताते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे दिखा, अब हमें निकालना है कि टोटल हीट कितनी डेवलप हुई, टोटल हीट कितनी डेवलप हुई 0 से लेके पाई तक, या कैपिटल T टाइम तक, है ना, 0 से 2 पाई तक। क्योंकि आप देखना, जब साइनसॉइडल वेवफॉर्म की बात करोगे, जब आप साइनसॉइडल वेवफॉर्म की बात करोगे, तो इसका इंटरवल टाइम और इसका इंटरवल टाइम दोनों का इक्वल होगा। मतलब जैसे आपने ये छोटे छोटे पार्ट कर रखे थे,
1 पे I1, 2 पे I2, 4 पे I4, तो वही पार्ट यहाँ पे क्रिएट होंगे, राइट। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसलिए हमने क्या ले रखा है बच्चों, यहाँ पे हमने कैपिटल टी ले रखा है, हमें इसे निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि जब आप RMS वैल्यू निकालते हैं तो ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल होते ही होते हैं, प्लस और माइनस। जिससे क्या करते हो आप, यदि आपने इसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया तो इस पर आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, या माइनस वैल्यू पर आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, जिससे आपको टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। क्लियर? तो इसलिए हमने यहाँ पे टोटल टाइम ले रखा है बच्चों। टोटल टाइम का हमारा मेन मोटिव यही है कि हम एक कंप्लीट RMS वैल्यू निकाल रहे हैं, सही। तो अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे देखना RT आपका कॉमन आ गया। जब आप इन सबको ऐड करोगे, क्योंकि आपको टोटल हीट निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर दो आपस में, जितने भी ये हमने वैल्यू निकाली है 1, 2 और n, इन सबको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आपने देखा कि RT आपका कॉमन आ जाएगा, RT कॉमन है तीनों में, है ना। तो RT कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस प्लस डैट डैट डैश प्लस IN का स्क्वायर डिवाइड बाय n मीन्स n इंटरवल 1 से n। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला आ गया एक कंप्लीट साइनसोइडल वेवफॉर्म का फॉर RMS वैल्यू। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया। क्योंकि इसलिए हमने पहले ये नोट दे रखा था कि कभी भी जब आप कोई मशीन को डिजाइन करें या कभी भी आप RMS वैल्यू को निकालें, तो वहां पर आपको सेम टाइम पीरियड और सेम R की वैल्यू लेनी पड़ेगी, सही। तो यहाँ पे RT आपका कॉमन आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे कि नाउ इफ आई इफेक्टिव, क्योंकि मैंने बताया था कि RMS वैल्यू को आप इफेक्टिव वैल्यू कहते हो या रूट मीन स्क्वायर कहते हो। तो यहाँ पे हमने दे दिया, अब हमें निकालना है RMS वैल्यू ऑफ करंट या RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। यदि वोल्टेज की बात करोगे तो V1 V2 V3 लो, I इफेक्टिव की बात करोगे तो I1 I2 I3 लो। और आप हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे स्मॉल थिंक ये क्या दिखा रहा है, स्मॉल लेटर्स, इट इज द कोऑर्डिनेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कैपिटल लेटर्स इज द नॉट इंस्टेंटेनियस, हमेशा ध्यान रखना बच्चों। जो स्मॉल लेटर्स क्रिएट होते हैं इसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू के सम से ही बनती है। टोटल सम, इट इज कॉल्ड टोटल सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू एट RMS वैल्यू। बट RMS वैल्यू में स्क्वायर आता है, वो हम अभी दिखाएंगे आपको, है ना। तो ये हम अब बात करते हैं यहाँ पे। अब कहता है नाउ इफ आई इफेक्टिव इज द इफेक्टिव करंट या RMS करंट, द हीट डेवलप बाय दिस करंट इन टाइम T इक्वल टू आई स्क्वायर इफेक्टिव RT, राइट। ये आपके टोटल हीट डेवलप हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द टाइम, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर RT, राइट। तो बच्चों यहाँ पे हमने H की जगह पर हमने T ले लिया। यहाँ पे जो H है हीट डेवलप है, वहां पर हमने इस कैपिटल T से प्रेजेंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ पे H लिखिए या T लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब आप हीट की RMS वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर RMS या इफेक्टिव वैल्यू RT जूल, क्योंकि RT आपका सेम रहता है। तो यहाँ पे आप RMS वैल्यू नहीं निकालते, आप कभी भी देख लेना आई RMS लिखते हो या V RMS लिखते हो, राइट। आप कभी T और R पर नहीं लिखोगे, क्योंकि ये आपके सेम टाइम पीरियड है। सेम टाइम पीरियड पे आपकी RMS वैल्यू नहीं निकलती, क्योंकि आपके करंट वोल्टेज आपके एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो केवल आप RMS वैल्यू करंट और वोल्टेज की ही निकालोगे, राइट। तो अब हमने क्या करा बच्चों, बाय डेफिनेशन दीज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। जो हमने इससे पहले का एक्सप्रेशन निकाला था और इस एक्सप्रेशन को हमने पहले वाले इक्वेशन को 1 ले लिया, इसे हमने 2 ले लिया। तो हम अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखेंगे। अब देखना कैसे। अब आपका क्या हो जाएगा, आई इफेक्टिव RT इक्वल टू RT I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर प्लस डैट डैट डैश प्लस IN का स्क्वायर अपॉन स्मॉल n जूल, राइट। ये आपके होते हैं इक्वल एक्सप्रेशन, क्योंकि मैंने बताया था कि आपका इंस्टेंटेनियस के थ्रू जो आपकी हीट डेवलप हो रही है DC सर्किट की या AC सर्किट की, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, राइट। आपने देखा कि WDC इक्वल टू WAC, राइट, WDC इक्वल टू WAC, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा
कि जब आपने यहाँ पे h = I² RT रखा, वो DC के इक्वल हो जाएगी। तो जिससे आप जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो यहाँ पे दोनों के एक दूसरे की वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे ही आपने वैल्यू पुट करी तो बच्चों RT से RT कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I² इफेक्टिव = I1² प्लस I2² प्लस I3² प्लस डैश प्लस IN² अपॉन n। इससे आप केवल सिंगल IRMS की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे IRMS, सही है। तो आपका IRMS या I इफेक्टिव क्या हो जाएगा बच्चों, I रूट में I1² प्लस I2² प्लस I3² प्लस डैश प्लस IN² अपॉन n, क्योंकि यहाँ पे I² था, I² को हटाने के लिए यहाँ पे आपने रूट ले लिया है ना। तो बच्चों हम इसे कह सकते हैं दी स्क्वायर रूट ऑफ सम, दी स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड RMS वैल्यू। क्लियर। तो ये बच्चों आपका डेरिवेशन होता है कंप्लीट RMS का। आपने देखा होगा जब आप R एवरेज वैल्यू निकालते हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है I एवरेज इक्वल टू, है ना, थोड़ा I एवरेज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस डैश प्लस IN अपॉन n। ये तो फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं मीन वैल्यू, राइट। एरिया या एरिया ऑफ दी ऑफ स्मॉल n पार्टिकल्स इंटरवल्स या टोटल सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इट इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। IRMS स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इट इज कॉल्ड RMS वैल्यू। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखना, हियर I1 I2 IN आपकी होते हैं मीन वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द सर्किट। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे हम निकालते हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या आता है इसका, फॉर्मूला आप देखना कि ये आपके बच्चों साइनसॉइडल वेवफॉर्म होती है। देखना बच्चों, जैसे ही आपकी साइनसॉइडल वेवफॉर्म क्रिएट होती है 0 से पाई तक और पाई से 2 पाई तक, तो जैसे आप देखोगे आपका टोटल टाइम बच्चों कितना होगा, यहाँ पे टोटल टाइम होगा आपका कैपिटल T, टोटल टाइम ए साइकिल का टाइम, क्योंकि मैंने बताया था जब भी आप RMS वैल्यू को निकालोगे तो बच्चों वो टोटल टाइम पीरियड होगा। टोटल टाइम पीरियड कितना है बच्चों, 0 से पाई तक कैपिटल T, तो बच्चों 1/T इंटीग्रेशन 0 to T v² dt रूट, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन, राइट, रूट मीन स्क्वायर। v का मतलब क्या है, कैपिटल V। यहाँ पे बच्चों हमने स्मॉल v नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने कैपिटल V लिखा है। कैपिटल V मीन्स स्मॉल v टोटल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V1 V2 प्लस V3 सो ऑन, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू सम, इट इज कॉल्ड इट RMS वैल्यू, दिस इज द मीन, राइट। इसलिए वहां पे हमने लिखा था जो I1 I2 I3 है, दिस इज द मीन वैल्यू, राइट। मीन वैल्यू का मतलब दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्लियर। क्योंकि जब आप सारी की सारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जोड़ोगे तो वो एवरेज वैल्यू बनती है, उसके बाद आपकी RMS वैल्यू बनती है, बिकॉज हीट विल बी कांस्टेंट। क्लियर। तो आप बच्चों इस फॉर्मूला का ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपका क्वेश्चंस में यूज होंगे, है ना, इस वेवफॉर्म के द्वारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की, राइट। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चंस आपका जो कहता है बच्चों कि डिटरमाइन द RMS वैल्यू, तो बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया कि हम RMS वैल्यू को क्यों डिटरमाइन करते हैं, रूट मीन स्क्वायर को क्यों डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि बच्चों एक मैं शॉर्ट नोट दे देता हूं कि आप बेसिकली रूट मीन स्क्वायर RMS वैल्यू को इसलिए यूज करते हो क्योंकि आपका मेन मोटिव ये होता है कि हमारा सर्किट स्टडी स्टेट रहे, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से चले, क्योंकि AC क्वांटिटी आपकी कंटिन्यू चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द लोड, तो आपका करंट वोल्टेज चेंज होता है, जिससे आपकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी, जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब चेंज होंगे, क्योंकि करंट वोल्टेज आपके एक्टिव एलिमेंट होते हैं जिससे आप मशीन को स्टार्ट करते हो। यदि करंट वोल्टेज आपके वेरी करने लगे तो आपके मशीन के सारे पैरामीटर वेरी करने लगेंगे, यहाँ तक कि साइकिल, फ्रीक्वेंसी, राइट, स्पीड, टॉर्क, फ्लक्स, सब चीजें वेरी करेंगी, जिससे क्या होता है बच्चों, लॉसेस ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो इस लॉसेस को कम करने के लिए हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि हम सर्किट को स्टडी स्टेट की तरफ लेके आए, एक कांस्टेंट की तरफ लेके आए। इसलिए हम यहाँ पे डीसी सर्किट की बात करते हैं, क्योंकि डीसी सर्किट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। आप ये मत समझना कि एसी को हमने डीसी ले लिया, हम क्या करते हैं कि एसी सर्किट की हीट को हम डीसी सर्किट के इक्वल ले आए, अप्रोक्सीमेट ले आए, क्योंकि डीसी सर्किट के अंदर
सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट होते हैं, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, सही है, राइट, जिससे आपकी हीट आपकी कांस्टेंट हो गई क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। बट एसी के अंदर टाइम वेरिंग करेगा तो करंट वेरी करेगी, हीट वेरी करेगी, जिससे लॉसेज ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि लॉसेज को कम करने के लिए हम एसी सर्किट को डीसी सर्किट के इक्वल ले आए, राइट। ये आपके होते हैं आरएमएस वैल्यू। तो बच्चों हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू वी आरएमएस। बच्चों ये आपका क्वेश्चन गिवन है, आपको साइनसोइडल गिवन है यहाँ पे 0 से पाई और पाई से 2 पाई। अब यहाँ पे आपको निकालना है आरएमएस वैल्यू इस वेवफॉर्म की, कि इस वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पे आप एक नोट का ध्यान रखना कि कभी भी आप आरएमएस वैल्यू निकालें तो आप ध्यान रखना 1 कंप्लीट साइकिल बिफोर रिपीटिशन वेवफॉर्म। आरएमएस वैल्यू हमेशा वहां तक यूज होगा टोटल टाइम, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट 1/t इंटीग्रेशन 0 to t v² dt, राइट। तो 1/t कहां तक लोगे आप, 1/t आप लेते हो वंस कंप्लीट साइकिल। जब तक वेवफॉर्म रिपीट नहीं हो रही है, जब तक, फिर से सुनिए, जब तक वेवफॉर्म रिपीट नहीं हो रही है वहां तक आप कैपिटल टी की वैल्यू लोगे। आप देखना 0 से 2 पाई तक कोई वेवफॉर्म रिपीट नहीं हो रही है, 2 पाई के बाद आपकी वेवफॉर्म रिपीट होगी, ऐसे करके, सही है। तो आपको आरएमएस वैल्यू में टोटल टाइम कितना लेना है, 0 से 2 पाई तक। इसलिए कहते हैं 1 कंप्लीट साइकिल बिफोर रिपीटिशन वेवफॉर्म। यदि आपकी वेवफॉर्म ऐसी हो, मैं आपको बता दूं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि यदि आपका वेवफॉर्म ऐसे हो, राइट, ये वेवफॉर्म है आपकी 0 से पाई और पाई से 2 पाई, तो बच्चों यहां पर आप क्या लोगे, यहां पर आप टाइम पीरियड लोगे 1/t वाला, जो t है टोटल टाइम पीरियड 0 से पाई। क्यों, क्योंकि 0 से पाई के बाद आपकी साइकिल रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है मीन्स इट इज नॉट आरएमएस वैल्यू, राइट। आपको आरएमएस वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए आपको टाइम पीरियड वहीं तक लेना है जहां तक 1 साइकिल रिपीट होना शुरू होती है। 0 से पाई तक कोई रिपीट नहीं हो रही है, बस 0 से 2 पाई, पाई से 2 पाई तक रिपीट हो रही है। तो आपको टाइम पीरियड कितना लेना है, 0 से पाई तक। क्लियर। एक वेवफॉर्म और देता हूं मैं आपको, जैसे आपकी ये वेवफॉर्म क्रिएट हुई, राइट, दिस 0 और ये थोड़ा बच्चों ये क्लियर कर देना, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, राइट। तो आप देखना 0 से 2 पाई तक कोई वेवफॉर्म रिपीट नहीं हो रही है, 0 से 2 पाई तक कोई वेवफॉर्म रिपीट नहीं हो रही है, बट 2 पाई के बाद वेवफॉर्म रिपीट होगी। तो आपका टाइम पीरियड कितना होगा, वोल्टेज को निकालने के लिए, आरएमएस वोल्टेज को निकालने के लिए 0 से 2 पाई, इसके अंदर भी कितना होगा 0 से 2 पाई, क्योंकि 0 से 2 पाई तक वेवफॉर्म रिपीट नहीं हो रही है। क्लियर। तो ये इसका शॉर्ट नोट होता है। जब आप एवरेज वैल्यू निकालो तो इसके अंदर हम देखते हैं सिमेट्रिकल, कहां तक वेवफॉर्म इक्वल है। जब आप आरएमएस वैल्यू निकालो तो वहां पर देखते हैं हम रिपीटिशन, कहां तक वेवफॉर्म रिपीट हो रही है। जहां जैसे कोई वेवफॉर्म क्रिएट हुई 0 से t सेकंड तक और t सेकंड के बाद वो वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, तो आप इसका टाइम पीरियड कितना लोगे, t सेकंड। क्लियर। तो ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कभी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करोगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि टाइम पीरियड हम कहां से कहां तक लें, रही है। तो ये शॉर्ट नोट है बच्चों। और इसके बाद में आपका लास्ट लेक्चर होगा इसका हीटिंग इफेक्ट का, उसके अंदर मैं पीक फैक्टर, फ्रॉम फैक्टर आपको समझाऊंगा। इसके बाद में आपका एक लेक्चर लूंगा, एक डेमो लेक्चर, जिसे हम कहते हैं कैश कोर्स। इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वी एवरेज, वी आरएमएस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए। इसके बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा। क्लियर। अब हम बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर साइनसोइडल वेवफॉर्म। आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वी आरएमएस इक्वल टू रूट में 1/t इंटीग्रेशन 0 to t v² dt। क्लियर, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपने क्या लिया, t, जो t की वैल्यू आपने कितनी ली यहाँ पे बच्चों, 0 से 2 पाई, क्योंकि आपने देखा 0 से 2 पाई तक कोई वेवफॉर्म रिपीट नहीं हो रही है, 2 पाई के बाद आपकी वेवफॉर्म रिपीट होगी। तो आपका टाइम पीरियड कितना होगा, 0 से 2 पाई। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि v = Vm sin ωt होता है, बिकॉज इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, राइट। दिस इज द
instantaneous formula V naught sin omega t. So Vm sin omega t, Vm this is the maximum value and V this is the magnitude of voltage and sin omega t this is the time period, right? तो अब हमें क्या करना है, t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है और v की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, राइट? तो अब यहाँ पे सॉल्व कर दिया, हमने वैल्यू को पुट करा तो आ गया Vrms इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट अगेन मैं रिपीट करता हूँ, Vrms इक्वल्स टू रूट, ये रूट हो गया बच्चों 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई Vm sin ओमेगा टी का स्क्वायर डी ओमेगा टी, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, डी ओमेगा टी, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा ओमेगा टी है तो यहाँ पे हमने लिख दिया डी ओमेगा टी, मीन्स इंटीग्रेशन हमें डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में करना है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमने क्या करा बच्चों, अब यहाँ पे आपने देखा कि Vm आपका कांस्टेंट है तो Vm को हमने बाहर ले लिया, मीन्स ओनली Vm बाहर नहीं लोगे, Vm का स्क्वायर बाहर लोगे। Vm आपका कांस्टेंट है तो Vm के ऊपर स्क्वायर है तो आपको Vm स्क्वायर आपको बाहर लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पे Vm का स्क्वायर हमने बाहर ले लिया। तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन आपकी बन गई Vrms इक्वल्स टू रूट V स्क्वायर m अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब बच्चों आपको पता है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो हम इसे बीच में तोड़ेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि आपको पता है cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। क्लियर? अब कैसे आया बच्चों, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। जब आपको केवल साइन स्क्वायर a की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर a, 2 साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू राइट cos 2a माइनस 1। बच्चों ये माइनस में आएगा, यहाँ पे है ना, माइनस में आएगा। यदि आप यहाँ पे प्लस लेना चाहते हो क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1/2, तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 1/2 1 माइनस cos 2a। क्यों यहाँ पे 1 माइनस cos 2 आ गया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको ये वाला माइनस साइन को कैंसिल करना है, इस वाले माइनस साइन को कैंसिल करना है। तो जब आप इस माइनस साइन को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे भी आपको माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो माइनस cos 2a आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस में आ जाएगा। क्लियर? तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। क्लियर बच्चों, ये समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे अब हमने क्या करा, इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, जो साइन स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। a के स्थान पर आप ले सकते हो ओमेगा टी, है ना। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाएगा Vrms इक्वल्स टू रूट V स्क्वायर m अपॉन 2 पाई, ये तो सेम रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ये भी सेम रहेगा। 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, a के स्थान पर हमने ओमेगा टी रख दिया, 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ अब हमारा क्या है, अब यहाँ से हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। अब बच्चों ध्यान में रखना, ये आपका 2 कांस्टेंट है, ये वाला 2 आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 4 पाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना, अगली स्लाइड में मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 4 पाई लिखा है क्योंकि 2 ये वाला 2 आपका कांस्टेंट है, जो ये 2 कांस्टेंट है तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई से, तो यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा, है ना। तो टोटल आपका 4 पाई आ गया। क्लियर? ये थोड़ा बिटान देते हैं, है ना। तो ये 4 पाई आ गया, तो क्या हो जाएगा Vrms इक्वल्स टू रूट V स्क्वायर m अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डी ओमेगा टी। अब आप क्या करोगे, 1 का इंटीग्रेशन करोगे विद रेस्पेक्ट ऑफ डी ओमेगा टी, तो बच्चों इसका क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा v ओमेगा टी। क्लियर? तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अब हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रखा है कि जब आप cos t का इंटीग्रेशन करते हो dt के रेस्पेक्ट में या t के रेस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला निकल के आता है sin t आ गया। तो अब आप यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करा, सही है। तो क्या फॉर्मूला बना, Vrms इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन नहीं, रूट Vrms इक्वल्स टू रूट V स्क्वायर m अपॉन 4 पाई। जब आप 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा ओमेगा टी, हमने यहाँ पर रख दिया लिमिट 2 पाई से 0 माइनस
cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस साइन हमने यहाँ पे लगा दिया, माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, साइन cos टी का इंटीग्रेशन साइन टी, cos 2 टी का साइन 2t अपॉन टी, तो t क्या है आपका ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 पाई से 0 है ना, लिमिट। अब हम बच्चों हमें क्या रखनी है, यहाँ पे लिमिट रखनी है, लिमिट रखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, सही है। तो अब हमने यहाँ पे लिमिट रख दी, तो बच्चों आपकी इक्वेशन बन गई, कंप्लीट इक्वेशन आपकी बन गई पूरी। वी आर एम एस इक्वल टू रूट में वी स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई, 2 पाई आ जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा, साइन 4 पाई अपॉन 2 माइनस साइन 0 अपॉन 2, सही है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको सारे पता हैं, जब आपने इंटर या कैलकुलस आपने सॉल्व करे होगे तो ये सारे फॉर्मूले हैं इसके अंदर। तो आपको पता है कि साइन 4 पाई जो होता है आपका 720 या आपका 0 होगा, साइन 0 भी आपका 0 होता है, तो ये पूरी टर्म आपकी 0 हो गई और ये टर्म भी 0 है। तो आपका क्या बचा बच्चों यहाँ पे, वी स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई 2 पाई, है ना, तो आपका ये बचेगा वी स्क्वायर एम अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई 2 पाई। तो क्या करोगे बच्चों, 2 पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा आपका रूट में वी स्क्वायर एम अपॉन 2 आएगा यहाँ पे, है ना, ये 2 है। तो बच्चों ये स्क्वायर है, रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, वी एम अपॉन रूट 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, आपका आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्व करने के बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा वी एम अपॉन 2p रूट 2, है ना। तो आपका कंप्लीट फॉर्मूला क्या हो गया कि जब आप कंप्लीट साइनसोइडल वेवफॉर्म की बात करोगे तो इसका आंसर निकल के आता है वी एम अपॉन रूट 2, सही। जब आपकी वेवफॉर्म रिपीटिशन जहां तक हो रहा है उससे पहले आपको वैल्यू लेनी है टाइम पीरियड की, ये आप चीज ध्यान रखना, सही है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है बच्चों जब आपकी कंप्लीट साइनसोइडल वेवफॉर्म होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जब आपकी हाफ वेवफॉर्म क्रिएट होती है, राइट, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 0 से पाई और पाई से 2 पाई, है ना। यहाँ पे बच्चों 0 आ जाएगा, ये 0 है आपका, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। अब यहाँ पे एक नोट का ध्यान रखना, यहाँ पे नोट क्या कहता है कि 1 कंप्लीट साइकिल बिफोर रिपीटिशन वेवफॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे आपको कैपिटल टी कितना लेना है, 0 से पाई लेना है, 0 से पाई, क्यों, क्योंकि पाई से 2 पाई तक आपकी साइकिल रिपीट हो रही है, ये रिपीट हो रही है साइकिल। तो यहाँ पे आपको टोटल टाइम 2 पाई नहीं लेना है, यहाँ पे आपको टाइम लेना है 0 से पाई तक, मिस पाई, सही है। तो हमेशा शॉर्ट ट्रिक वी आर एम एस निकालने के लिए या कभी भी आप आर एम एस वैल्यू निकालो तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप केवल पहले कंप्लीट साइकिल देखिए जहां तक रिपीट नहीं हो रही है, 0 से पाई तक कोई साइकिल रिपीट नहीं है तो आपको टाइम पीरियड लेना है 0 से पाई, पाई के बाद साइकिल रिपीट हो रही है तो आपको यहाँ पे आरएमएस वैल्यू 2 पाई नहीं लेनी, क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट आपका रेस्पॉन्स आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आपका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वी आर एम एस इक्वल टू रूट 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी वी स्क्वायर टी डी टी, है ना। अब आपको पता है हमने टाइम पीरियड बच्चों कितना लिया यहाँ पे 0 से पाई, क्लियर, और v की वैल्यू हम कितने लेंगे, वी एम साइन ओमेगा टी, सही, क्योंकि 0 से पाई तक कोई साइकिल रिपीट नहीं हो रही है। अब हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, t पर हमने पाई रख दिया, रूट 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, v के जगह पर हमने वी एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर कर दिया डी ओमेगा टी, है ना। अब v आपका कॉन्स्टेंट है तो वी एम स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, क्लियर बच्चों, ये आपका बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने नेक्स्ट इक्वेशन हमने लिख दी यहाँ पे कि वी एम स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, है ना, वी एम स्क्वायर आपका बाहर आ गया, वी स्क्वायर एम अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी टू ओमेगा टी। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करा था बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी इसे बताता हूँ मैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल से बता दिया है, तो बिल्कुल वैसे ही अब इसके आगे वैसे ही होगा। बट आप देखना बच्चों, आपने देखा कि केवल आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर है, आपकी प्रॉब्लम केवल ये है, यहाँ पे कैपिटल टी है तो कैपिटल टी हमें कितना लेना है, 0 से पाई तक लेना है या पाई से 2 पाई तक लेना है। ये आपका शॉर्ट तरीका ये देखने का कि जहां तक साइकिल रिपीट हो रही है वहां तक आप टाइम लीजिए। इस क्वेश्चन में 0 से पाई तक साइकिल रिपीट नहीं हो रही थी, पाई से 2 पाई तक साइकिल रिपीट हो रही है, तो आपको टाइम पीरियड कितना लेना है, 0 से पाई तक, क्लियर।
तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अब इसके बाद जल्दी जल्दी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो अब आपका फॉर्मूला हो गया cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 - cos 2a/2। तो आपको ये वैल्यू sin स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे रख देनी है। क्लियर? तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी कंप्लीट। Vrms इक्वल टू रूट में v²m/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 - cos 2ωt/2 dωt। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है पाई, सॉरी ये थोड़ा आगे बढ़ गए हम। तो यहाँ पे 2 आपका कांस्टेंट है बच्चों, ये 2 कांस्टेंट हो जाएगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो आप इसके आगे देखते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Vrm = v²m/√2 2 पाई, सॉरी नॉट √2। तो कंप्लीट हम अगेन बोल देता हूँ, Vrms = v²m/2 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 - cos 2ωt dωt। अब आपको पता है cos t = क्या होता है, sin t होता है। तो अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? ये पूरी इक्वेशंस आपकी यहाँ पर आ गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पाई रखेंगे, 0 पाई - 0, यहाँ पे sin 2 पाई - sin 2 0 0 हो जाएगा। लिमिट रखनी आपको आती है, सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर लो, है ना। अब हम इसे सॉल्व करने के बाद इसे हम आगे देखेंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। सही है? तो आप अब यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे जो लिमिट है वो रख दी है कंप्लीट। लिमिट रखने के बाद आपने देखा कि जो sin 2 पाई होता है वो भी 0 होता है, sin 0 वो भी 0 होता है। तो ये पूरी टर्म 0 हो गई और ये भी 0 है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, Vrms = रूट में v²m/2 पाई मल्टीप्लाई पाई। पाई से पाई बच्चों कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ, v²m/2 बचा, √2 क्या बचेगा, रूट v²m/2 बच्चों ये स्क्वायर है ना। तो अब v तो आपका आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे Vm/√2 आ जाएगा, Vm/√2। क्लियर? ये समझ आ गया क्वेश्चन, राइट। अब हम आगे देखेंगे कि आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे आपका एक लास्ट क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द RMS वैल्यू फॉर दिस साइकिल। आपको ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म गिवन है, इसकी आपको RMS वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ये पाई 2 पाई ये आपका बच्चों 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये 0 है तो 0 से पाई। अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट आपको दे दिया है पहले से कि शॉर्ट नोट क्या है बच्चों। यहाँ पे शॉर्ट नोट ये है कि जब भी आप RMS वैल्यू निकालें तो 1 कंप्लीट साइकिल बिफोर रिपीटिशन वेवफॉर्म। तो यहाँ पे आप टाइम पीरियड कितना लोगे, यहाँ पे टाइम पीरियड आप लोगे 0 से 2 पाई, क्योंकि 0 से पाई तो है ही, लेकिन पाई से 2 पाई आपकी वेवफॉर्म रिपीट नहीं हो रही है। तो आपको टोटल टाइम कितना लेना है बच्चों, 0 से 2 पाई तक। 2 पाई के बाद आपकी साइनसॉइडल वेवफॉर्म रिपीट हो रही है, राइट। इस चीज का बच्चों ध्यान रखना, ये आपका मेन पॉइंट है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सही है? अब हम इसके आगे देखते हैं। सिंपल सी बात, हमने ये फॉर्मूला यूज करा सिंपल। अब मैं जल्दी जल्दी आपको तेज स्पीड से बताता हूँ, क्योंकि आपको बस मेन पॉइंट क्या रखना है, आपको मेन पॉइंट यहाँ पर रखना है t = 2 पाई, क्योंकि साइकिल रिपीट कहाँ तक हो रही है, 0 से 2 पाई तक कोई साइकिल रिपीट नहीं हो रही है। 2 पाई के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 पाई। क्लियर? आपको v पर v = Vm sin ωt रखना है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, पूरी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। ये वैल्यू आपने यहाँ रख दी और ये वैल्यू आपने यहाँ रख दी। क्लियर? इधर क्लियर हो गया बच्चों? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप इसकी साइनसॉइडल वेवफॉर्म देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। अब ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। और जब आपने एवरेज वैल्यू निकाली थी तो भी आपको पता है, ये 0 से पाई, पाई से 2 पाई। तो आपने देखा, आपने यहाँ पे क्या लिखा था बच्चों, आपने यहाँ पे लिखा था, मैं पीछे लेके जाता हूँ। पीछे आपने देखा बच्चों, यहाँ पे आपने देखा था कि जो वेवफॉर्म आपने ली है 0 से 2 पाई ली है, 1/2 पाई, 0 से 2 पाई। तो आपको वेवफॉर्म कहाँ तक डिटरमाइन करनी है, 0 से 2 पाई तक डिटरमाइन करनी है। तो हमने क्या करा बच्चों, इन दोनों को बीच में तोड़ दिया। कैसे? यदि आप 0 से 2 पाई को सॉल्व करोगे तो आप इसे कैसे तोड़ सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई। ये बच्चों आप कब करोगे, जब आपकी साइनसॉइडल वेवफॉर्म इक्वल नहीं हो। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 0 से 2 पाई ले लो, कोई परेशानी नहीं। राइट? यहाँ पे आप देखना, ये आपकी रिपीट हो रही है साइकिल, तो यहाँ पे आप 0 से पाई लोगे।
बट आप देखना कि 0 से पाई तक साइकिल है, पाई से 2 पाई तक साइकिल नहीं है, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज जनरेट होगा ही नहीं। पाई से 2 पाई तक कोई वोल्टेज, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? तो बच्चों इस ट्रिक का ध्यान में रखना। तो जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा तो आपने देखा v²m/2 पाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, और पाई से 2 पाई तक वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई वोल्टेज, कोई करंट पैदा नहीं हो रही है। क्लियर? अब देखना cos 2a क्या होता है आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर है। हमने यहाँ पे कर दिया, साइन स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पे। अब हमने क्या करा बच्चों, ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, क्योंकि ये पार्ट तो आपका पूरा 0 है, इसे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी, और जो ए है आपका क्या है, ओमेगा टी है ना। सही से लिख देता हूँ, आपका जो ए है यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा ओमेगा टी। क्लियर? तो हमने आपकी ये इक्वेशन आ गई पूरी निकल के। अब हम बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपका पूरा आ जाएगा, पूरी ये क्वेश्चन बन गई। देखो आप इसे देख लो, ये 2 पाई आ जाएगा बच्चों, ये 2 पाई है ना। 2 पाई ये आपका कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 पाई आ जाएगा। तो ये 4 पाई आ गया आपका, है ना। तो आपकी इक्वेशन पूरी बन गई, या इक्वेशन पूरी बन जाएगी आपकी। आपका पता है जब आप cos t का इंटीग्रेशन करते हो तो sin t आता है। sin t के बाद हम आगे देखते हैं। आगे अब हमें क्या करना है बच्चों, सीधा इसका इंटीग्रेशन कर दिया, सीधा हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद अब हमें रखनी है यहाँ पे लिमिट रखनी है। तो लिमिट रखने के बाद इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि बच्चों अब मैं इसे हर क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा कि हमने कैसे इंटीग्रेशन करा है, ये सब बच्चों आपको आना चाहिए, है ना। क्लियर? तो अब ये जैसे हमने लिमिट रखी तो आपकी इक्वेशन पूरी ये बन जाएगी, कंप्लीट इक्वेशन। कंप्लीट इक्वेशन के बाद आपको पता है कि साइन 2 पाई इक्वल टू 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। तो बच्चों आप ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट आपका पूरा 0 हो जाएगा, ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी आपकी VRMS इक्वल टू रूट V²m/4 पाई मल्टीप्लाई पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो बच्चा आपका क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा आपका V²m Vm²/4। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा Vm/2। राइट, देखते हैं आंसर, राइट Vm/2 आ गया। तो आपने देखा बच्चों कि रिपीटिशन साइकिल से कितना डिफरेंट हो रहा है, कि जब कंप्लीट साइनसोइडल थी तो इसका आंसर कितना आया, Vm/2। जब आपकी 0 से पाई आपने लिया तो साइकिल कंप्लीट है तो भी इसका आंसर आया Vm/2। जब आपकी साइकिल बीच में से टूटी, 0 से पाई तक आपके वोल्टेज जनरेट हो रहा है, पाई से 2 पाई तक आपका वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आया Vm/2। सही है। तो अब बच्चों ये मेथड होता है सॉल्व करने का तरीका। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, जब टेस्ट सीरीज शुरू होगी उसके अंदर आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी, नई कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो बच्चों ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा आई थिंक। और सबसे लास्ट हम कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन बच्चों ये कहता है आरएमएस वैल्यू का, कि आरएमएस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द वेवफॉर्म। फिर से रिपीट करता हूं, आरएमएस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द वेवफॉर्म एंड इट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द वेवफॉर्म। देखो बच्चों ये क्या रहा है, पोजीशन ऑफ द वेवफॉर्म का सेंस क्या है, कि आरएमएस वैल्यू जो है वो वेवफॉर्म की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म ये है, राइट, तो इसका आंसर कितना आएगा, Vm/2। जब हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें, हम इसे ऐसे कर दें, सही है, तो ये जो होगा बच्चों आपका फेस एंगल होगा फाई। तो जब आप इसका भी एंगल निकालेंगे या इसकी भी आप आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो इसका भी आंसर Vm/2 आएगा। सॉल्व करके देख लेना, और ये मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जब मैं आपका टेस्ट लूंगा, सही है। जब आप वेवफॉर्म की पोजीशन कितनी भी चेंज कर लें आपका आंसर इक्वली आएगा, बट आपका क्या है, साइकिल रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आरएमएस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द वेवफॉर्म। देखो यदि आपने इस साइनसोइडल का यूज करा तो इसका आंसर कितना आया, Vm/2।
राइट। जब आपने इस साइनसोइडल का यूज करा, क्लियर, तो इसका आंसर कितना आया, Vm/√2, क्लियर। और जब आपने इस साइनसोइडल का यूज करा, इसका आंसर कितना आया, Vm/2। इसका मतलब शेप ऑफ द वेव फॉर्म। देखो बच्चों, सबकी शेप चेंज है, सबकी शेप चेंज है, बट पोजीशन आपकी इक्वल है। हर साइकिल आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है। पोजीशन चेंज हो ना हो कोई डिपेंड नहीं पड़ता, बट यदि शेप चेंज होगी तो आपकी आरएमएस वैल्यू चेंज होगी, क्लियर। तो ये आपका होता है कंक्लूजन ऑफ द आरएमएस वैल्यू। तो बच्चों, सभी बच्चों को थैंक यू और मेरी तरफ से धन्यवाद कि ये टॉपिक बच्चों आपको समझ में आया। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में वो आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे ज़रूर पूछिएगा। सही है बच्चों, ओके बाय। सारे बच्चे अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, अच्छी तरह से रहना। चलो बच्चों।